जल डमरू मत से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भू जल डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर, तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे इसमें बी होगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ये है जिब्राल्टर। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, तो ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका जो डमरू एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करते हैं, ये है वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो ये है स्पेस नहर। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है बेरिंग। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो ये है डोवर जल डमरू मध्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। ऑप्शन सी सही है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, तो बहरीन, कुवैत, इराक से बनाती है, ओमान से नहीं बनाती। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी पर्सियन गल्फ का समुद्र तटीय देश नहीं है? तो ये होगा ओमान। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो टोंकिन की खाड़ी वियतनाम, ये डी वाला सही है। यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोंकिन की खाड़ी है वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये है बाब अल मंदेब। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। लोंगबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य अवस्थित है? तो ये है बाली एवं लोंगबोक। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। नहरों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, स्वेज नहर, स्वेज कैनल जिनको जोड़ती है वे हैं लाल सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। डिटेल से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पट्टन युग्म है, तो ये है पोर्ट सईद और स्वेज। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। कथन कारण है, जिसमें कथन है स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, क्योंकि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो यह स्वेज नहर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की। ऑप्शन बी सही होगा। मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो स्वेज। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, सही होगा। पनामा नहर जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिबंधी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो ये है निकारागुआ। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। डिटेल से आप यहाँ देख सकते हैं। वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार निकारागुआ नहर का निर्माण कार्य कार्यान्वित नहीं हो सका है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पॉज लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में पनामा नहर, डेन्यूब नदी तथा राइन नदी में जल पॉज लॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये है लुडविग्स नहर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। डिटेल्स यहाँ इसे देख सकते हैं। एक तरफ नहर है, एक तरफ किसे जोड़ती है? सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है, तो सही ऑप्शन इसमें ए होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। कील नहर एल्ब ज्वार नदमुख उत्तर सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील व ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। पनामा अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को तथा स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक ग्रेट विटर लेक, लिटिल विटर लेक। तो यहाँ पर डी वाला सही होगा। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख बांध से संबंधित प्रश्नों को। पहला है पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? तो ये ब्राजील और पराग्वे की है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है जिया ओजू खाड़ी पर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। डिटेल्स यहाँ इसे देख सकते हैं। एक तरफ नदी है, एक तरफ बांध है, मिलान करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। कोलोरेडो है, कोलोरेडो नदी पर है हुबर बांध, दामोदर पर है पंचित हिल, नील नदी पर अस्वान और जोम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। करीबा बांध निर्मित है, तो ये जोम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन बी सही होगा। अस्वान उच्च बांध स्थित है, तो ये मिस्र में है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया था, ये स्थान है जांगमो। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। एक तरफ बांध दिया गया है, एक तरफ नदियां हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ग्रैंड पुली बांध कोलंबिया नदी पर है। नूरेक वक्स नदी पर कोहिरा काबोरा बासा ये जोम्बेजी पर है। ये बी वाला इसमें गलत है, हुबर वाला। हुबर बांध जो कभी बॉर्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोरेडो नदी की ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। स्पष्ट है कि बी सही नहीं है। अब देखते हैं प्रवाल भित्ति से संबंधित प्रश्नों को। पहला है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। इसकी लंबाई देखिए तो ये 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तारित है। ये आरओ 2023 का प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये है क्वींसलैंड। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट के पास पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। डिटेल्स आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये भारतीय महासागर में है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। अब देखते हैं वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को। पहला है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो ये है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। वायुमंडल की 4 परतें हैं, तो इनका क्रम बताना है। तो उसमें सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल। इस प्रकार सही ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये होगा यहाँ पर सबसे पहले आएगा इसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं ये है क्षोभ मंडल। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित होते हैं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो यह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ओजोन परत अवस्थित है, तो ये समताप मंडल में है। ऑप्शन सी सही है। ओजोन परत स्थित है, समताप मंडल में है। ऑप्शन सी सही है। सूरज से निकले विनाशकारी रेडियन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो ये है ओजोन की परत। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को थामना। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायु की परत। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 20 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो ये है आयन मंडल। ऑप्शन सी सही होगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो ये आयन मंडल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो ये है आयन मंडल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों से सुमेलन सही है? तो यहाँ पे आपको सही बताना है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे करता है। मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति। ये चौथा वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। सूर्य ताप एवं तापमान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला कथन कारण है, जिसमें कथन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि यहाँ पे कथन दिए गए हैं 3, बताना है कौन सा सही है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें केवल सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है? तो ये नवपात हिम से आच्छादित भूमि है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बेडो से संबंधित है? तो ये है वाष्पीय की शक्ति। ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। यहाँ पर केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत्त के ध्रुवों के बीच उपस्थित है। यहाँ पर जो बी वाला है ये गलत है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। बाकी सभी सही है, केवल बी गलत है। यहाँ पर आप इसे डिटेल से इससे देख सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेतित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। देखते हैं चक्रवात से संबंधित प्रश्नों को। पहला है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात के केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा इसमें गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभियांतर कुंडलित होती है क्योंकि हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चक्रवात के नीचे दिए गए ए बी सी डी में मूसलाधार में भारी मूसलाधार अल्पकालिक करीब झंझायुक्त वर्षा होती है। तो ये होगा यहाँ पर डी वाली जगह जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं 3, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। यहाँ पर पहला दूसरा सही है और दूसरा वाला पहले का सही कारण भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे। तो ये है यूएसए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। तो ये है मिसिसिपी मैदान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ये है फुजिटा स्केल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। तो ये है चीन सागर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। विली विली है एक, तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं, टाइफून चीन में और वैगुओ या बागियो ये फिलीपींस में नाम है चक्रवात के। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, एक तरफ देश है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। सेम है, ऊपर हम देख चुके हैं। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम है, एक तरफ देश है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टाइफू या टैफू, फिलीपींस में बगुयो बागियो, यूएसए में हरिकेन, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? तो ये नरगिस ने नहीं किया। ये उस समय करंट का प्रश्न रहा होगा। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जा रही है? तो ये है केवल आंधी, केवल तूफान, केवल चक्रवात। उपर्युक्त सभी आंसर यहाँ पर डी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये 2019 के आंधी तूफान अगस्त सितंबर से और उससे प्रभावित देश हैं। तो ये करंट का प्रश्न है। अब ये नहीं पूछा जाएगा। आप ये करंट से कवर कर लीजिएगा वर्तमान समय में क्या क्या आया है। अब देखते हैं आर्द्रता से संबंधित प्रश्न। पहला है कथन कारण। इसमें कथन है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है क्योंकि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला मगी होता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। आर्द्रता परिणाम है तो ये हवा में नमी की उपस्थिति का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कथन कारण। जिसमें कथन है दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। डिटेल से यहाँ पर देख सकते हो। निम्नलिखित अक्षांशों उत्तरी व दक्षिणी में किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे तो ये 30 डिग्री है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। सागरों से ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध होते हैं तो इसमें केवल पहला वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। वायु दाब सबसे कम होता है तो ये ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। बादल से संबंधित पहला प्रश्न है बादल परिणाम है तो ये संघनन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो ये है कपासी वर्षा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं तो ये है पच्छाद स्तरी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार करके बताना है कि मेघ गर्जन में इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है मेघ गर्जन। तो ये होगा संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा। तो पहला, दूसरा और चौथा होगा। ऑप्शन जो सही होगा इसमें वो डी होगा। डिटेल से यहाँ इसे देख सकते हैं। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है तो आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से उपर्युक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं डिटेल से। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाद में विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं तो ये है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। डिटेल से यहाँ चाहे तो देख सकते हैं। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस
परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है।